जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एमपीजीके की क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपीजीके की क्वेश्चन सीरीज का आज का हमारा ये लगातार 28वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 के अंतर्गत मध्य प्रदेश की नदियों और परियोजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। जो लेक्चर नंबर 27 था, मतलब पिछला जो लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश की नदियों के कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें नदियां, उनके उद्गम, उनकी लंबाई, उन पर मौजूद जलप्रपात आदि सभी चीजों को हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज नदियों से संबंधित कुछ और क्वेश्चन देखते हुए उन पर मौजूद नदी घाटी परियोजनाओं की बात करने वाले। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर में आज का आपका पहला प्रश्न है, मान नदी की सहायक नदी है। 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से देखना है कि मान नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, धार में प्रवाहित होती है और ये नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसकी 41 सहायक नदियां, उनमें से एक नदी है मान नदी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? नर्मदा, ताप्ती, चंबल या माही? दोस्तों याद रखिए, माही नदी जो है ये नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर जो 0 डिग्री की लाइन होती है उसको आप कहते हैं भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा जो होती है ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। जो ऊपर का आधा हिस्सा होता है इसको बोलते हैं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का आधा हिस्सा होता है उसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब जो उत्तरी गोलार्ध है, जो दक्षिणी गोलार्ध है, इन दोनों गोलार्धों का विभाजन होता है दोस्तों भूमध्य रेखा से, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, और ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। अगर ऊपर की ओर जाएं तो यहाँ पर 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर 90 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव है। टोटल 180 + 1 मतलब 0 डिग्री बराबर 181 रेखाएं होती है अक्षांश की बात करें तो, क्योंकि 0 डिग्री को कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, परंतु ये भी एक अक्षांश है, इसलिए 0 डिग्री की लाइन को भी हम एक अक्षांश के तौर पर देखते हैं। इसलिए मानचित्र पर जब भी आप अक्षांश खींचते हैं तो 181 खींचते हैं, और जब ग्लोब पर खींचते हैं दोस्तों तो याद रखिए दोनों बिंदु हैं, ये रेखाएं नहीं है, तो 180 जो है उसमें +0 करते हो तो 181 पे पहुंचते हो, और 181 में से 2 बिंदुओं को हटा दीजिए 90 डिग्री के, तो 179। तो अगर ग्लोब पर आपसे पूछा जाए कि कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं तो ग्लोब पर 179 होती है, क्योंकि 90 डिग्री के जो ध्रुव हैं वो बिंदु होते हैं, उनको रेखाओं में कैलकुलेट नहीं करते। और जब मानचित्र की बात की जाए तो वहां 180 बताना है। क्यों? क्योंकि 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में 180 अक्षांश हुए, और अगर हम 0 डिग्री को देखें तो वो भी एक इंपॉर्टेंट अक्षांश है, उसको मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं, ध्यान रखेंगे। और कर्क रेखा जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश से गुजरती है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, जहां 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है, और 21 जून जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन के तौर पर माना जाता है। अब चूंकि 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और जो माही नदी है दोस्तों वो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में धार से निकलती है, उसके बाद राजस्थान के बांसवाड़ा तरफ जाती है। जब राजस्थान की तरफ जाती है तो एक बार कर्क रेखा को काटती है, और बांसवाड़ा से फिर दक्षिण की तरफ आती है, दोबारा से कर्क रेखा को काटती है। अंत में जो माही नदी है ये गुजरात के भरूच के पास में जाती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, और जो खंबात की खाड़ी में जब ये नदी गिरती है दोस्तों तो ये अरब सागर का हिस्सा बन जाती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? गंगा यमुना अपवाह तंत्र, नर्मदा का अपवाह तंत्र, ताप्ती का अपवाह तंत्र, या गोदावरी का अपवाह तंत्र? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम में आ चुका 2018 में, बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिए गंगा यमुना का जो अपवाह तंत्र है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। क्यों? क्योंकि जो चंबल और उसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों, बेतवा की बात कर लें, चंबल की बात करें, केन की बात करें, ये सभी वैसी नदियां हैं जो जाती हैं सीधे यमुना में मिलती है, और यमुना जो है वो गंगा के अपवाह तंत्र का हिस्सा, जिसको हम गंगा यमुना का अपवाह तंत्र कहते हैं, जो मध्य प्रदेश की कई नदियों के माध्यम से मध्य प्रदेश से जुड़ा है। इसलिए हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है वो गंगा नदी का, और यमुना का जो अपवाह तंत्र है वो अपवाह तंत्र दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शकर नदी किसकी सहायक नदी है?
याद रखिए शकर नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। ये दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो नदी है ये बालाघाट क्षेत्र में प्रवाहित होती है, एक इंपॉर्टेंट नदी है नर्मदा की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है केन, चंबल, नर्मदा, इंद्रावती। याद रखिए चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो याद रखिए बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है, कौन सी नदी गिरती है? तो यहां पर देनवा, शिप्रा, चंबल और महानदी ऑप्शन है। सही उत्तर है आपका दोस्तों महानदी। महानदी जो है ये उड़ीसा से होते हुए जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती, याद रखेंगे। इसका उद्गम जो है दोस्तों अमरकंटक के क्षेत्र से ही होता है और ये नदी जो है ये दक्षिण पूर्व की तरफ बहती हुई उड़ीसा से होते हुए कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम है। छत्तीसगढ़ के सिहावा जो है वहां से आपको महानदी देखने को मिलेगी, जिस पर सबसे बड़ा सेतु भी हमें देखने को मिलता रहा है। ध्यान रखिएगा महानदी पर ही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका जलाभिषेक अभियान राज्य में प्रारंभ किया गया था, तो याद रखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश में जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया गया था। पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम है 2017 की उसमें ये आया हुआ है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी में रेत की खुदाई पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है? तो ध्यान रखेंगे जो नर्मदा नदी है उसमें प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए इसकी खुदाई पर, इसमें से रेत के खनन को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, आगे देखें दोस्तों तो मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश की कौन सी पहली नदी को जीवित इकाई घोषित किया है? तो याद रखेंगे नर्मदा नदी को, क्योंकि एक पवित्र नदी है, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक नदी है। इस नदी को ही मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की विधानसभा से एक प्रस्ताव पास करके एक जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। अगर किसी ने इसके प्रदूषण का काम किया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पांडव जलप्रपात में स्थित है, इन चारों में से बताना है कि पांडव जलप्रपात कहां है। ये क्वेश्चन जो है पटवारी के एग्जाम में आ चुका है पहले। और यहां पांडव जलप्रपात की बात करें दोस्तों तो पांडव जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा कहां पर? तो ध्यान रखिएगा कि पांडव जलप्रपात जो है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह नदी जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता है, तो ये ऑप्शन में आपको याद रखना है कि नर्मदा जो है एक संस्कृत का वर्ड रहा और इसका मतलब ही है खुशी का दाता, तो नर्मदा को आप खुशी के दाता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है? तो दोस्तों याद रखिएगा पन्ना बाघ अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम 2011 में स्थापित किया बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यहां से केन नदी का प्रवाह होता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? याद रखेंगे तवा जो है वो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो होशंगाबाद क्षेत्र से निकलती है सतपुड़ा की पहाड़ी से, और इसी पर यहाँ पर आपको सबसे लंबा पुल भी देखने को मिलता है, लगभग 1322 मीटर लंबाई है होशंगाबाद में। आगे दोस्तों गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? याद रखेंगे गाथा नदी पर पन्ना में आपको गाथा जलप्रपात देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है पूर्णा, गिरना, बोरी, शिवा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ध्यान रखेंगे ये इनमें से किसी की सहायक नदी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चारों के चारों जो नदियां हैं ताप्ती नदी की सहायक नदी है। आप लोगों को ध्यान रखना ताप्ती जिसका उद्गम बैतूल में मुल्ताई पहाड़ी से होता है और इसकी सहायक नदियां ये सभी है। ताप्ती नर्मदा के भांति पश्चिम की तरफ बहती है और इसका उद्गम सतपुड़ा से होता है। ताप्ती नदी भी अंत में गुजरात के भरूच के पास खंबात की खाड़ी में गिरती है और अरब सागर में मिल जाती है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है तवा, देनवा, शकर किसकी सहायक नदियां हैं? तवा, देनवा, शकर दोस्तों ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं। जितनी भी नदियां जिनमें खाने पीने के नाम से संबंधित वर्ड आते हैं वो सभी नदियां जो है वो नर्मदा की सहायक हैं, जबकि जिनमें जानवरों के नाम आते हैं उन सभी को हम बोल सकते हैं कि नर्मदा की बाएं से सहायक नदियां हैं। तो नर्मदा की बाएं और दाएं से अगर सहायक नदियों का आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लीजिएगा क्या स्थिति है। आगे देखें दोस्तों कौन सी नदी बेतरावती के नाम से भी जानी जाती थी? तो बेतवा को पहले बेतरावती के नाम से जाना जाता था, जो मध्य प्रदेश में याद रखिएगा सबसे प्रदूषित नदी के तौर पर जानी जाती है। आगे देखें दोस्तों तो अगला प्रश्न है पुरा स्थल एरन किस नदी के किनारे पर स्थित है? पुरा स्थल एरन बीना नदी के किनारे पर, याद रखेंगे ये सागर में है। एरन का जो अभिलेख है दोस्तों इसका संबंध समुद्रगुप्त से मिलता है और एक प्रकार से देखें तो सती प्रथा के प्रारंभिक जो उल्लेख हैं वो भी हम लोगों को
एरन के अभिलेख से ही देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? याद रखेंगे चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है और ये राजस्थान में पड़ता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्धा नदी कहां से निकलती है? वर्धा नदी का उद्गम दोस्तों वर्धा शिखर से है और ये बैतूल में स्थित है, सतपुड़ा की श्रेणी से निकलती है। ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है और बैनगंगा से मिलती है, प्राणहिता इनका संगम कहलाता है और अंत में गोदावरी में समाहित हो जाती है, ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों, किस नदी को प्राचीन समय में धर्मावती कहा जाता था? धर्मावती या चर्मावती नाम दोस्तों चंबल नदी का मिलता है, जो कि 965 किलोमीटर प्रवाह करती है मध्य प्रदेश में और महू के जानापाह से निकलती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बहने वाली नदी है ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, लोकप्रिय शिव मंदिर जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है, उसका नाम है दोस्तों भोजपुर, जिसको मालवा का मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहा जाता है। राजा भोज के द्वारा बनवाया गया एक इंपॉर्टेंट मंदिर है, याद रखिए बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सलाखें कहते हैं। ये एक प्रकार का आयताकार व्यवस्था है जिसमें नर्मदा नदी का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, रनेह झरना नदियों द्वारा बनाया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा केन और खद्दर नदी के द्वारा रनेह झरना बनाया जाता है पन्ना के क्षेत्र में। ठीक, आगे दोस्तों इवेन पुल जो एक स्नान पुल है कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखें इवेन पुल जो स्नान पुल है पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश में पर्वतों की रानी कहा जाता है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है, स्वास्थ्यवर्धक जगह भी है और यहीं पर मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची भी आपको मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। वह नदी जो देवास में है और खिवनी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, उसका नाम है दोस्तों बाल गंगा। एक्चुअल में बाल गंगा को आप एक नदी के तौर पर यहाँ देख रहे हैं, लेकिन ये एक प्रकार का कुंड है जो कहीं ना कहीं खिवनी अभ्यारण्य से होकर आपको दिखाई पड़ेगा देवास में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पचमढ़ी में अप्सरा फॉल को और क्या कहते हैं? दोस्तों अप्सरा फॉल जो है पचमढ़ी का एक बहुत सुंदर आपको झरना देखने को मिलेगा जब भी आप पचमढ़ी घूमने जाएंगे। तो पचमढ़ी में अप्सरा फॉल को आप परी फॉल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण भारत के पारंपरिक सीमा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे नर्मदा नदी जो है वो एक प्रकार से पारंपरिक सीमा का निर्धारण करती है मध्य प्रदेश का। पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है नर्मदा नदी, अमरकंटक के नर्मदा कुंड से निकलती है और गुजरात के तट पर जाती है और अरब सागर में मिल जाती है। लगभग 1312 किलोमीटर ये लंबी नदी जो है ये पूरब से पश्चिम जब गुजरती है भ्रष्ट घाटी में से, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित उत्तर से दक्षिण भारत को एक प्रकार से अलग करने का काम करती है। सितंबर 2018 में मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी परियोजना का नाम अटल सागर परियोजना किए जाने की घोषणा की गई थी? दोस्तों याद रखिएगा जो मड़ीखेड़ा परियोजना है इसको अटल सागर परियोजना घोषित किया है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? याद रखिए चंबल घाटी जो परियोजना रही ये 1954 में इसको घोषित किया गया था और 1953-54 में मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनी थी, जिसके आपको इंपॉर्टेंटली 3 चरण देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले चरण में मंदसौर में गांधी सागर बनाया गया, दूसरे चरण में याद रखिएगा राणा प्रताप सागर बनाया गया, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में, और तीसरे चरण में जवाहर सागर बनाया गया कोटा में। क्लियर, तो ये 3 चरणों में अलग अलग यहां पर आपको बांध देखने को मिल, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये आपकी मध्य प्रदेश में स्थापित की गई पहली नदी घाटी परियोजना थी जो चंबल नदी पर बनाई गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाण सागर परियोजना में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को कितना वित्तीय अनुदान है? तो याद रखेंगे 2:1:1 के अनुपात में है, जिसमें 2 जो है वो 50% है एमपी का, 1% यूपी का और 1% किसका है? मतलब 25% यूपी का और 25% बिहार का है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि बाण सागर परियोजना जो है वो सोन नदी पर है और सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है और ये यूपी और बिहार तक प्रवाह करती है। बिहार में पटना जाती है, यहाँ ये गंगा से मिल जाती है और लगभग 720 किलोमीटर प्रवाह करती है। तो सोन नदी जो है उसी पर बाण सागर परियोजना में बनाया गया और ये बाण सागर परियोजना के तहत शहडोल के देवनोद में बांध बनाया गया है और इसमें इन तीनों राज्यों का अंश आपको दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कहां मिट्टी का बांध बनाया जाएगा? तो छतरपुर में मिट्टी का बांध बनाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, केन बेतवा लिंक परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी? दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत है, जिसको 2006 से आप लोग देख रहे हैं कि इसको प्रगति की तरफ बढ़ाया गया। 2014 में इसको अनुमोदन मिला और हाल ही में 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान कर दी
दी गई और देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना होगी इस प्रकार की, जो केन और बेतवा को जोड़ा जा रहा है। और इसके तहत पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ना दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र डूबने में आएगा, क्योंकि ये नदी की जो परियोजना है ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाली है। ठीक है, आगे देखें अगला प्रश्न, निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में इनमें से जोबट परियोजना है। जोबट परियोजना दोस्तों हथनी नदी पर मिलती है, जिसको आप चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से भी जानते हैं, और ये झाबुआ में स्थित है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी का संबंध इसी प्रदेश से आपको मिलता है। राणा प्रताप सागर जो है वो चित्तौड़गढ़ में है राजस्थान में, सरदार सरोवर जो है गुजरात में है, याद रखिएगा, और उकाई परियोजना भी गुजरात में है, जो कि ताप्ती नदी पर आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न दोस्तों, नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? तो याद रखिएगा पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1984 को किया था नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास, और 1985 से आपको ये परियोजना दिखाई पड़ती है। लेकिन ये परियोजना अपने शिलान्यास के बाद से लगातार अपने प्रभावों के चलते विवाद में रही, और इसीलिए आपको 1989 से मेधा पाटकर जी के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन भी देखने को मिलता है, जो आगे जाकर आमिर खान जी, अरुंधति रॉय, बाबा आमटे भी इस आंदोलन से जुड़े, और एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन रहा, जिसकी वजह से नर्मदा घाटी परियोजना को समय समय पर रोका गया। इसमें अवरोध भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का प्रारंभ किस सन में हुआ था? 1971 में रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का प्रारंभ हुआ था, और इसको आप बरगी बांध भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जबलपुर में बनाई गई है, बरगी नदी पर है, जो नर्मदा की सहायक नदी है, और बिजौरा जो गांव है जबलपुर का क्षेत्र है, वहां पर यह बरगी बांध बनाया गया है, क्योंकि रानी अवंतीबाई का पूरा जोन माना गया था इधर का, इसलिए इनके नाम पर इस बांध का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर परियोजना निम्न में से किस स्थान के निर्माणाधीन है? तो मानधाता की नगरी जो है ओमकारेश्वर, वहीं पर ओमकारेश्वर परियोजना चल रही है, जिससे लगभग 520 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखी गई है। और अब तो यहाँ पर एक फ्लोटिंग जो सोलर पैनल है वो भी लगाया गया है, मतलब यहाँ के बांध का जो पानी है उसमें तैरता हुआ जो सोलर पैनल है वो भी लगाया गया है, जिससे सौर ऊर्जा का उत्पादन भी यहाँ पर किया जा रहा है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है? दोस्तों कोलार परियोजना सीहोर में है। जब भी आप भोपाल जाएंगे तो आपको रास्ते में कोलार डैम मिलता है सीहोर में। सीहोर में कोलार डैम एक इंपॉर्टेंट जोन है, जिसकी वजह से भोपाल और सीहोर के क्षेत्र को पीने का पानी मिलता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो नर्मदा नदी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र उत्पादित जो क्षमता है विद्युत की, उसमें कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश का हिस्सा है? तो ध्यान रखेंगे 49.5% हिस्सा मध्य प्रदेश का है, क्योंकि ये जो परियोजना है ये चंबल घाटी परियोजना के तीसरे चरण में स्थापित की गई, और इस परियोजना के तहत 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है, जिसका 50% जो है वो राजस्थान को मिलेगा और 50% जो है वो मध्य प्रदेश को मिलेगा। इस प्रकार से मध्य प्रदेश को 49.5 मेगावाट के आसपास बिजली मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मान परियोजना किस स्थान पर निर्मित की गई है? दोस्तों तो धार के जीराबाद में मान नदी पर मान परियोजना की गई है, क्योंकि ये नर्मदा की एक सहायक नदी भी है। 52 सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? दोस्तों तो याद रखिएगा 52 परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था? तो याद रखेंगे 17 जून 2014 को इसको लागू किया गया था। कहीं ना कहीं 2012 में लालकृष्ण आडवाणी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, और सिंहस्थ कुंभ जो था 2016 का, उसके लिए इसको जोड़ने का प्रावधान किया गया था, जिसमें एक लंबी नहर बनाकर पाइपलाइन के माध्यम से नर्मदा और शिप्रा को जोड़ना था। इंदौर के पास जो उज्जैनी नामक जगह है वहां पर इसका आपको मिलन स्तर देखने को मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना देखी गई, जिसके कई सारे गांवों को, जिलों को इससे पीने का पानी और सिंचाई का पानी भी उपलब्ध हो रहा है। आगे देखें दोस्तों, इंदिरा सागर बांध किस वर्ष में चालू हुआ था? तो इंदिरा सागर बांध जो है वो 2005 में चालू हुआ था। इस बांध की आधारशिला 1984 में इंदिरा गांधी जी ने रखी थी, लेकिन कई बार इसका काम रुकता गया, चलता गया, रुकता गया, चलता गया, क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण ब्रेकर्स आए थे, और अंततः 2005 में ये प्रारंभ होता है। आगे देखें दोस्तों, तो अगला प्रश्न, कौन सा बांध बड़वानी जिले के पचपुला गांव में बनाया जा रहा है, जो कि नर्मदा की सहायक नदी पर स्थित है? तो भारत सरकार बांध इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न, किस जिले में बेनगंगा नहर है? बालाघाट जिले में बेनगंगा नहर है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सतपुड़ा के क्षेत्रों से यहीं पे आपको बेनगंगा नदी प्रवाहित देखने को मिलती है।
अगला प्रश्न है, बांध जो भोपाल में स्थित है, जो कालिया सोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है, उसका नाम है दोस्तों भदभदा बांध, भोपाल में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में शक्ति की आपूर्ति करेगी, मतलब कहां इससे विद्युत आपूर्ति होगी? तो रिहंद परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संयुक्त परियोजना है। कहीं ना कहीं याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र जो है वहां पर विद्युत उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार होगी। अगला प्रश्न, तवा जलाशय निम्न में से किसके बीच बसा हुआ है? तो तवा नदी पर बनाया गया तवा बांध है, जो सतपुड़ा रिजर्वायर, सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य के बीच में स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा नर्मदा नदी पर नहीं बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा कि नर्मदा नदी पर कोयना विद्युत परियोजना नहीं है, क्योंकि कोयना विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बनाई गई है। पुलिस आरक्षक 2016 की परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा। सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पर है, लेकिन गुजरात के केवड़िया गांव में यह बांध बनाया गया है, जो नर्मदा घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध के तौर पर देखा जाता है। और यहीं पर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहित दुनिया की सबसे ऊंची लगभग 182 मीटर के आसपास ऊंची प्रतिमा आपको देखने को मिलती है, जिसे हम एकता स्मारक के तौर पर या एकता की मूर्ति के तौर पर देखते हैं, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के तौर पर। ठीक है, तो ये भी गुजरात में। महेश्वर पनबिजली जो है वो महेश्वर बांध खरगोन में है, और इंदिरा सागर को आप पुनासा बांध के नाम से जानते हैं, खरगोन में है। ठीक है, ये तीनों नर्मदा नदी पर, ये कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ध्यान रखेंगे चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अखाजरी योजना निम्न नदी द्रोणी में है? तो ये गंगा नदी द्रोणी का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जिला कौन से जिले में अवधा बांध बनाया गया? तो श्योपुर जिले में अवधा बांध बनाया गया, ये ध्यान रखेंगे। ये सिंध की सहायक नदी है जिस पर अवधा बांध देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, कुंडलिया परियोजना विवादास्पद है, क्योंकि दोस्तों जमीन का बड़ा हिस्सा जो है वो इस कुंडलिया परियोजना के तहत डूब रहा है, और उसके डूबने के कारण आसपास के गांव क्षेत्र, उनके किसानों की भूमि चली जाएगी, जिसके चलते उनके सामने एक रोजगार और उत्पादन संबंधी समस्या देखने को मिल रही है। उन्हें वहां से प्रवास करना पड़ेगा, इसलिए ये परियोजना जो है वो विवाद का हिस्सा बनी हुई है। अगला प्रश्न है, रेहटी एक मध्यम आकार की सिंचाई परियोजना कहां है? विदिशा में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गुलाब सागर नहर परियोजना कहां है? सीधे में स्थापित की गई, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1010 से 1053 ईस्वी में निर्मित सबसे पुराने बांधों में से एक है, तो ध्यान रखिएगा साइक्लोपियन बांध जो है ये राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था, और ये बांध जो है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बांध के तौर पर दिखाई पड़ता है। और इस बांध को ये माना जाता है कि 1405 के आसपास होशंग शाह ने तोड़वा भी दिया था। तो ये जो है वो मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांधों में जाना जाने वाला बांध है। नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है? कर्नाटक शामिल नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के साथ राजस्थान भी इसमें शामिल है। बस गुजरात इसका हिस्सा, कर्नाटक इसका हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? तो तवा बांध जो है वो सबसे बड़ा बांध है। माही परियोजना किस जिले में है दोस्तों? तो धार जिले में माही नदी पर माही परियोजना है। भीमगढ़ बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जा रहा है? तो वेनगंगा नदी पर भीमगढ़ बांध बनाया जा रहा है बालाघाट क्षेत्र में, और ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भी होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिले कौन से हैं दोस्तों? तो दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद और मुरैना। क्योंकि यहाँ पर नहर व्यवस्था अच्छी है, तो नहरी सिंचाई प्रणाली बेहतर होने के कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा सिंचाई आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ नहीं होता? तो छत्तीसगढ़ को नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ नहीं होता, जबकि राजस्थान को भी होता है, गुजरात को भी होता है, महाराष्ट्र को भी होता है, और मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा 57% लाभ होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में पहला बांध कौन सा बनाया गया था? तो गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध था, जो 1960 के आसपास तैयार हो जाता है और विद्युत उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, यशवंत झील इस जगह को जल आपूर्ति करता है, किसको? तो यशवंत सागर जो है दोस्तों वो इंदौर में है, और इसे 2022 में रामसर साइट भी घोषित किया गया, तो इस वजह से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि करंट में भी टॉपिक है। अगर हम रामसर साइट की बात करें दोस्तों, तो ये आर्द्र भूमि स्थल होते हैं जहां पर जैव विविधता ज्यादा मिलती है, क्योंकि ये नम वाला स्थान है, नमी वाला पानी होता है यहाँ पर, और पानी के कारण यहाँ पर जीवों की संख्या भी ज्यादा होती है। तो ये इंदौर में यशवंत सागर झील है, इससे आसपास के एरिया में पानी का सप्लाई होता है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि यशवंत सागर के अलावा मध्य प्रदेश में सिरपुर जो लेक है इंदौर का,
इसको भी आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। इसके अलावा भोपाल की जो झील है उसको भी 2002 में आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। और उसके अलावा सांक्य सागर जो शिवपुरी में झील है उसको भी आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया। तो मध्य प्रदेश में 4 आर्द्र भूमि स्थल हैं, रामसर साइट्स हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला कौन सा बांध है दोस्तों? तो इंदिरा सागर बांध, जिसको पुनासा बांध भी आप कहते हैं, वो मध्य प्रदेश ही नहीं भारत का सबसे ज्यादा जल भंडारण क्षमता वाला बांध है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी पर बरगी बांध स्थित है? तो नर्मदा की सहायक नदी बरगी है, उसी पर बिजोरा ग्राम जबलपुर पर बरगी बांध है, जिसको आप रानी अवंतीबाई सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। नर्मदा नदी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, केन बेतवा नदी जोड़ने वाली परियोजना से मध्य प्रदेश और किस राज्य को लाभ होगा? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को इससे लाभ होने वाला है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब घोषित किया गया था? 2002 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। एक्चुअल में क्या है, 1971 में 2 फरवरी को ईरान का जो रामसर शहर है, ईरान के रामसर शहर में वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को बचाने के लिए एक वहां पर अभिसमय एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में निर्णय किया गया कि जो नम भूमि होती है, झील वाला इलाका, तालाब वाला जो इलाका होता है, जहां पर नमी होती है, यहां पर आपको जीव ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं। तो ऐसे में नम भूमि वाले इलाकों को बचा लीजिए तो जैव विविधता अपने आप बचने लगेगी, क्योंकि वो उनका आवास स्थल होता है। तो यहाँ पर रामसर ईरान में जो अधिवेशन हुआ उसके बाद से डिसाइड किया गया कि अब से हम जो भी ज्यादा जैव विविधता वाली नम भूमि होंगी, तालाब हो, झील हो, नदी का इलाका हो, उसको हम रामसर साइट घोषित करेंगे, ताकि उनको इंटरनेशनल लेवल पर लाकर उनका संरक्षण किया जा सके जैव विविधता के लिए। तो उसके बाद से हर साल हर समय ऐसे क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है और उसके बाद उनको रामसर साइट घोषित करके और कहीं ना कहीं वहां पर जीवों का संरक्षण होता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले 2002 में भोपाल की जो वेटलैंड है, भोपाल का जो तालाब है, उसको रामसर साइट घोषित किया था। और उसके बाद 2022 में अगर हम बात करें तो आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 वेटलैंड का लक्ष्य रखा और इसके तहत मध्य प्रदेश में 4 वेटलैंड हो गए हैं। एक तो भोज था, प्लस यहाँ पर आपको 3 अलग अलग देखने को मिलते हैं, जिसमें सांक्य सागर शिवपुरी में, सिरपुर तालाब इंदौर में और यशवंत सागर भी इंदौर में आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में अगर पूछे कि मध्य प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं, तो 4 रामसर स्थल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाण सागर बांध नाम किसके ऊपर रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी नाम के ग्रंथ लिखे थे, इनके नाम पर ही शहडोल के देवनोद में सोन नदी पर जो बांध बनाया गया, उस बांध का नाम बाणभट्ट के नाम पर ही बाण सागर रखा गया था। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो नर्मदा घाटी परियोजना के ऊपर नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध जो है वो सरदार सरोवर बांध है, जो गुजरात के केवड़िया गांव में मौजूद है। अगला प्रश्न है, रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना को विद्युत आपूर्ति देता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को यह परियोजना विद्युत आपूर्ति करती है। अगला प्रश्न है, हनुवंतिया द्वीप बांध के जलाशय पर स्थित है? तो याद रखिए, खंडवा में, इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर दूर हनुमंतिया जो है वो आपको एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर स्थापित किया हुआ दिखता है, जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने 2015-16 के बाद से बेहतर तरीके से स्थापित किया है। और ये इंदिरा सागर बांध जो है वो इसके जलाशय में एक छोटे से आइलैंड के तौर पर आपको दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, पहसरी बांध कहाँ स्थित है? तो पहसरी बांध ग्वालियर में है, सिंध नदी आपको यहाँ पर दिखेगी। अगला प्रश्न है, पयाली जल परिसर कहाँ है? तो ये सिवनी में मौजूद है। ठीक है, ये पयाली जल परिसर है ना दोस्तों, ये एक प्रकार का रिजॉर्ट है। ये रिजॉर्ट है जहां आप जब जाते हैं तो आराम से घूम फिर सकते हैं। तो ये रिसॉर्ट आपको सिवनी में देखने को मिलेगा। और अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेक अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2006 में जल संरक्षण की दृष्टि से पहला जलाभिषेक अभियान शुरू किया गया था। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार से हमने ये मध्य प्रदेश की नदी घाटियों पर आधारित ये प्रश्न का लेक्चर किया और मुझे आशा है कि आप लोगों के प्रश्न समझ में आए होंगे और आपने इनको नोट किया होगा और अच्छे से देख लिया होगा। क्लियर? तो चलिए अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।